हेलो एवरीवन। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय प्रकाश और लॉरेंज कर्व हम डिस्कस कर चुके थे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गिनी कोफिशिएंट, क्योंकि लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट एक दूसरे के पूरक हैं। और गिनी कोफिशिएंट को बिना लॉरेंज कर्व के पढ़े यह इसको पढ़ना अधूरा होगा। इसीलिए सब इससे पहले हमने लॉरेंज कर्व पढ़ा था और आज हम गिनी कोफिशिएंट पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से विदित है, कोरेडो गिनी एक समाजशास्त्री और सांख्यिक थे और इन्हीं के नाम पर इस गिनी कोफिशिएंट का नाम पड़ा, गिनी गुणांक, जिसे इंग्लिश में गिनी कोफिशिएंट भी कहते हैं। 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इसमें लॉरेंज कर्व में जिस प्रकार से 45 डिग्री लाइन प्रॉपर समानता थी, परफेक्ट इक्वलिटी को बता रहा था, वैसे ही इसमें जीरो का मान जो है वो समानता को बताता है। और जैसे ही जीरो से हम एक की तरफ बढ़ेंगे तो असमानता बढ़ती है। आगे देखेंगे कि किस प्रकार इसको हम कैलकुलेट करते हैं। गिनी कोफिशिएंट से पहले हमने लॉरेंज कर्व पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि इस लाइन से जितना ज़्यादा दूर ये कर्व बनेगा लॉरेंज कर्व, उतनी ही उस आंकड़ों में असमानता होती, डिस्ट्रीब्यूशन में या वितरण में असमानता पाई जाती। और गिनी कोफिशिएंट के लिए लॉरेंज कर्व निकालना जरूरी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि फॉर्मूले में किस प्रकार से हम गिनी कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं लॉरेंज कर्व के माध्यम से। गिनी कोफिशिएंट में फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करते हैं। जो ए पार्ट है, यहाँ पर ए, यह ए है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यानी यह कर्व जहाँ पर खींचा जाएगा वह एरिया ए कहलाएगा और जितना रेस्ट ऑफ द एरिया है वो बी कहलाएगा। और उसको हम गिनी कोफिशिएंट निकालने के लिए इस तरह से प्लॉट करेंगे। हालांकि इसमें जो एरिया निकालने वाला मेथड है उसकी डिटेल अलग है और काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एग्ज़ाम के नज़रिए से आप कंसेप्ट को समझें, और ज़्यादातर क्वेश्चंस कंसेप्ट के पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आने की संभावना कम है और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। कि मोटे मोटे तौर पर पूछा जाता है कि गिनी कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और तो इसमें हम जो लॉरेंज कर्व से हमने एरिया प्राप्त होगा 45 डिग्री और इस कर्व के बीच का एरिया, ये वाला जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये एरिया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने शेडिंग की थी, जो डिवाइडेड ए डिवाइडेड बाय ये एरिया प्लस जो रेस्ट ऑफ द एरिया बचा हुआ है ये वाला बी एरिया। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे और ए में से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे सपोज करें कि इस एरिया की वैल्यू 10 है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30, ये अप्रोक्सीमेट 0.33 के करीब आएगी। ठीक है। और यही कर्व यदि हम, जहाँ पर लॉरेंज कर्व का हमने बताया था कि यदि यह इस लाइन के पास में होगा, जितना पास में होगा उतनी असमानता कम होगी। ऐसे में यह एरिया भी कम हो जाएगा, ये वाला, और यह एरिया कम हो गया। सपोज करिए पहले 10 था, अब यह 5 हो चुका है। और ये बी एरिया चूंकि इधर श्रिंक करेगा तो यह 20 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 25 लिखें, 5 इसने इसका 5 ले लिया। ऐसे में अब कैलकुलेशन जो आएगी वो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.16 समथिंग आएगा। तो ऐसे में हमने देखा था कि गिनी कोफिशिएंट में वैल्यू 0 से 1 की तरफ होती है और 0 जो है वो प्रॉपर समानता को दिखाता है, पूर्णतः समानता, और 1 की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे असमानता, उस जो भी वितरण हम देख रहे हैं धन का या किसी भी वेतन का, तो वो असमानता बढ़ती। तो पहले जो लॉरेंज कर्व का था हम देख ही रहे थे कि
इसमें लॉरेंज कर्व ज़्यादा दूरी तक था और असमानता ज़्यादा थी, ऐसे में उसकी वैल्यू 0.33 आ रही थी। और दूसरे कर्व में, दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो कर्व हमने इसके पास ले लिया, ऐसे में इसका क्षेत्रफल कम हो गया और असमानता भी कम थी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो की गिनी गुणांक की, उसमें भी हमारा जो कैलकुलेशन है वो इसको सपोर्ट करता है कि इसमें असमानता कम हुई। 0 से 0.16 करीब है, क्योंकि ग्राफ में भी, लॉरेंज कर्व के ग्राफ में भी हमने दूसरे एग्जाम्पल में यह कम थी और पहले में यह ज़्यादा थी, तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा आ रही थी। ऐसे में गिनी गुणांक 0 से 1 की तरफ यदि बढ़ता है तो असमानता बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। और 0 के करीब अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रही है, जो रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, तो वह समानता उसमें ज़्यादा। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं, हम दोनों पढ़ चुके हैं, लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक में। इसके प्रतिपादक को देखें तो इसका दोनों का नाम से हमें याद रह जाएगा, इसको डिस्कस करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लॉरेंज नाम था और इधर गिनी नाम था। और यदि परफेक्ट जो समानता लॉरेंज कर्व में आती है वो 45 डिग्री की जो लाइन होती है उस पर आती है, ठीक है। जैसे आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो 45 डिग्री की लाइन है, इस पर परफेक्ट इक्वलिटी होती है, पूर्णतः समानता होती है, जबकि इसमें 0 पर पूर्ण समानता होती है। एक डिफरेंस ये था कि इसमें असमानता ग्राफ के द्वारा दिखाई जाती है और इसमें जो है असमानता है वो गणितीय विधि द्वारा दिखाई जाती है, या कह सकते हैं कि सांख्यिकीय विधि द्वारा दिखाई जाती है। इसमें सांख्यिकीय विधि द्वारा दिखाई जाती है। और ये बेसिक डिफरेंस था, परंतु गिनी गुणांक जो है वो लॉरेंज कर्व के बिना पूरक नहीं है और यह इसे पूरक बनाता है। जैसा कि हमने देखा कि ग्राफ ही एक माध्यम था जिससे गिनी गुणांक में कैलकुलेशन हमने की थी। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गिनी गुणांक की कैलकुलेशन किस वक्र के आधार पर की जाती है, तो वो लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज कर्व है। साथ ही डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं कि लॉरेंज कर्व जो है वो ग्राफीय विधि द्वारा कैलकुलेट की जाती है समानता उसमें, और गिनी गुणांक में गणितीय विधि द्वारा की जाती है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। कि पूछा जा सकता है कि उसकी रेंज क्या होती है, तो 0 से 1 होती है। और इसमें मैथमेटिकल रेंज तो नहीं होती है, लेकिन इक्वल टू 45 डिग्री के करीब यदि कोई आंकड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो वो समानता को दिखा रहा है। तो ये तो था लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। थैंक यू।